मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खौफनाक पुर इसरार हवेली एपिसोड नंबर 8। और फिर वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। तूसिया उसको देखकर उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे के तासरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि मुलाकात खिलाफ तवक्का वाक़या हुई है, और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत भी नज़र आ रही थी। अरे आप यहाँ, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? क्या मतलब? अब हैरान होने की बारी वरगोश की थी। तुमने बुलाया है मुझे एक ख़त के ज़रिए, लेकिन मैंने आपको तो कोई ख़त नहीं लिखा। वरगोश की हैरत मज़ीद बढ़ गई और इससे कबल कि वो कुछ बोलता, ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आ गए। नीलम जल्दी से बोली, जब तक मैं उनको लेकर आती हूँ आप लोग आपस में फ़ैसला कर लें कि किसने किसको बुलाया है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और उसके जाते ही वरगोश ने जेब से वो ख़त निकाला और उसको तूसिया के हवाले कर दिया। तूसिया जैसे जैसे वो ख़त पढ़ती जाती और उसके चेहरे पर हैरत बढ़ती ही जाती थी। ये सब झूठ है। अगर मैं ख़त लिखूंगी तो टाइप क्यों करूंगी? मेरे पास कंप्यूटर है ही नहीं। मैं नीलम से मिलने आई थी, बाबा ने खुद कहा था जाओ मिल आओ। ओहो, तो ये किसी की चाल है, वरगोश बड़बड़ाया। उसी लम्हे नीलम अंदर दाखिल हुई। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने उस पर तनवीमी अमल कर दिया हो। यूं लग रहा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं, चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ा हुआ था। वरगोश उसकी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने नीलम के अक़ब में 4 नकाब पोशों को देखा जिन्होंने नीलम को कवर किया हुआ था। ये मंजर देखकर तूसिया की चीख निकल गई। खामोश खड़ी रहो, ज़्यादा शोर तुम्हारे चेहरे पर तीसरी आंख बना सकता है, एक नकाब पोश गुराया। मिस्टर वरगोश, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमको वो मूर्ति दरकार है और बस। इन लड़कियों को मार भी सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर मेरे 3 साथियों का खून है। बास का हुक्म है कि मूर्ति नहीं मिली तो इन लड़कियों को ठिकाने लगा दो। ओहो, और वरगाश हंसा, तुमने इन चारों में से एक हो जो उस सांप का शिकार हुए थे, मगर तुम बच कैसे गए? और तुम्हारा चूहा बास सामने आकर मुझसे बात करे। शायद अभी मेरी मौत का वक़्त नहीं आया था, इसलिए बच गया। और बास की बात, वो छोटे मोटे आदमियों से बात नहीं करता। याद रखना, एक दिन यही छोटा आदमी तुम्हारी बास की मौत का वजह बनेगा, वादा है मेरा। बकवास बंद करो और मूर्ति कहाँ है ये बताओ। मैं 10 तक गिनूंगा और उसके बाद इन दोनों की लाशें इसी जगह तड़प रही होंगी। सूरत हाल वरगोश के लिए काफ़ी खतरनाक और तशवीशनाक थी। नकाब पोश के अज़ैम ये ज़ाहिर कर रहे थे कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर ज़रूर अमल करेगा। क्या सोच रहे हो? एक तुम्हारी बहन है, दूसरी तुम्हारी मोहब्बत। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ज़रूर बता देता, नकाब पोश ने हंस कर कहा। तूसिया और नीलम वरगोश की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उस नकाब पोश ने गिनती शुरू कर दी थी और गोश का जहन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तेज़ी से काम कर रहा था। इससे कबल के गिनती पूरी हो जाती, यक बीक 3 फायर हुए। नकाब पोशों के हाथ से रिवाल्वर छूट कर उछले और दूर जा गिरे। एक नकाब पोश के हाथ से खून भी जारी हो गया था। फायर की सिमत देखकर वरगोश चौंक गया। फायर कमरे में मौजूद खिड़की से हुए थे जो कि बाईं तरफ वाली दीवार में लगी हुई थी। खिड़की के दूसरी तरफ बड़े सरकार अपने हाथ में रिवाल्वर लिए खड़े थे और उनके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। उनका अंदाज बड़ा ही शाहाना था। फिर वो खिड़की से कूद कर अंदर आ गए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरा अगला निशाना तुम चारों की खोपड़ियाँ होंगी, बड़े सरकार ने घुराकर कहा, और फिर वो बौखलाहट के आलम में वहाँ से फरार हुए थे। बड़े सरकार के लबों पर बड़ी ही शानदार किस्म की मुस्कुराहट थी। वरगोश काफ़ी गौर से उनको देख रहा था। ये रूप उसके लिए बिल्कुल ही नया था। बड़े सरकार ने बड़े ही वालहाना अंदाज में उसको गले लगाया। अरे बाबा, कहाँ हो तुम? नज़र ही नहीं आते, बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। यूँ लग रहा था कि थोड़ी देर पहले वाले वाक़े का उन्होंने कोई ख़ास असर ही नहीं लिया, जबकि वो दोनों लड़कियां सकते की सी कैफियत में थी। अरे नीलम बेटी, हम तुम्हारे घर में हैं, कोई चाय वगैरह नहीं पूछोगी हमसे?
इतना सुनना था कि नीलम और तूसिया बड़े सरकार को अजीब सी नज़रों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। खरगोश अब भी बड़े सरकार को बेगौर देखे जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। आप यहाँ कैसे पहुँचे? खरगोश ने खोजते हुए लहजे में सवाल किया। मैं तूसिया को लेने आया था। गेट खुला देखा तो माथा ठनका। अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो हंस कर बोला और उसकी बात सुनकर वो खामोश ही रहा। ना जाने क्यों बड़े सरकार की ये तो जी उसकी समझ में नहीं आई थी। उसको शुरू से ऐसे लगता था कि बड़े सरकार जो नज़र आते हैं वो है नहीं। किस सोच में गुम हो गए? बड़े सरकार ने उसको सोचों में गुम देखकर कहा। नहीं, कुछ सोच रहा था कि तूसिया को आए तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है और आप उसको लेने भी आ गए। तुम पुलिस वालों को शक करने की आदत भी जाती नहीं। अरे भाई, वो मेरी बेटी है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। वो हंस कर बोले। अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, मुअत्तल कर दिया गया हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा। ऐसा तो महकमे में होता ही रहता है, खरगोश हंस कर बोला, मगर कोई तो वजह होगी। अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, एक मूर्ति की वजह से। मूर्ति? बड़े सरकार ने चौंक कर कहा और इस तरह चौंकने पर खरगोश हैरान हुए बगैर ना रह सका था, क्योंकि वो बड़े ही गैर मामूली अंदाज में चौंके थे। बात यह है कि मेरे हाथ एक मूर्ति लगी थी, सांप की मूर्ति, मगर वो मूर्ति हरगिज मूर्ति नहीं है। क्या मतलब? बड़े सरकार ने उसको गौर से देखा। खरगोश ने तवील सांस लेकर उसको मूर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह वो उसके हाथ लगी और वो किस तरह उसके साथ ही पुलिस वाले और नकाबपोशों की हलाकत हुई। खरगोश ने महसूस किया था कि जब वो अपनी दास्तान सुना रहा था, बड़े सरकार ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला था। क्या अब वो मूर्ति तुम्हारे पास है? बड़े सरकार ने बेचैनी से पूछा। नहीं, वो मूर्ति अब डीएसपी की तहवील में जा चुकी है वो तुम्हारी ही बरादरी में, लेकिन अब मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया था और उसकी नज़रें बड़े सरकार के तफक्कर भरे चेहरे पर थी। अगर वो मूर्ति तुम्हारे हाथ लग जाती तो उसको फरोख्त करके मैं तूसिया के बाप की ख्वाहिश को तुमसे मंसूब कर देता। उसी लम्हे तूसिया और नीलम चाय और देगर लवाजमात के साथ अंदर दाखिल हुई। मूर्ति उठाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं तूसिया को हासिल कर सकूं। मैं उस मूर्ति का खरीदार ला सकता हूं, बशर्ते कि तुम उसको फिर ला सको, बड़े सरकार ने अजीब से लहजे में कहा। ये तो नामुमकिन है और वैसे भी असूलन मुझे हवालात में होना चाहिए था और मैं वहाँ से गायब हूँ। ये तुम इसलिए कह रहे हो कि मूर्ति तुम्हारे घर से बरामद हुई। तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं हूँ कोई कानून वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खरगोश ने कोई जवाब ना दिया और चाय का कप उठाकर मुंह से लगा लिया। उसका जहन तेजी से आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था। अचानक बड़े सरकार के दोबारा बोलने पर वो चौंक गया। वो कह रहे थे, तुम चाहो तो मेरे डेरे पर रह सकते हो, जहां पुलिस तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खरगोश ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। बस वो सोच में पड़ गया था कि वो बड़े सरकार को क्या जवाब दे। बड़े सरकार बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। जवाब दो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तूसिया की मौजूदगी में मेरा रहना आपको बाद में बुरा तो नहीं लगेगा, और दूसरी बात है कि मेरा ज़्यादा गायब रहना मुझे कानून की नज़रों में मशकूक बना सकता है। उसकी फ़िक्र छोड़ो, तुमको पुलिस वक्ती तौर पर ज़रूर तलाश करेगी, लेकिन उसके बाद सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और उसके बाद अगर हमने मूर्ति हासिल कर ली तो हम एक दूसरी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। फिर तूसिया तुम्हारी होगी। शहर भर में खौफ वहशत का माहौल था। सरे शाम लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। सांप के काटने की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। पहले दिन फुटपाथ पर सोए हुए 4 आदमियों को सांप ने काट लिया था। उन चारों की लाशें सूजी हुई फुटपाथ पर पाई गईं। तो शहर भर में गश्त बढ़ा दिया गया था। सांप की तलाश पूरे शहर में जारी थी। उसका नाम फजलू था और उसकी उम्र 40 बरस के नज़दीक थी। अपनी 40 साला ज़िंदगी उसने चर्च के धुएं में ही गुजार दी थी। इस वक्त भी वो अपने घर वालों के मना करने के बावजूद घर से बाहर निकल आया था। उसका इरादा अपने दोस्तों में जाकर चर्च पार्टी करने का था। उनकी चर्च पार्टी अक्सर कब्रिस्तानों में हुआ करती थी। रात के 12 बजे थे। फजलू अपनी ही धुन में गाता हुआ जा रहा था। अचानक उसको किसी चीज़ से ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा।
चूंकि उसका नशा टूट रहा था इसलिए उसको चोट कुछ ज्यादा ही लगी थी। गिरते ही उसके मुंह से गालियों का तूफान जारी हो गया। बदवक़्त ही वो उठा और अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी और उसी से वो ठोकर खाकर गिरा था। जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंचा तो वो ये देखकर चौंक गया कि वो चमकती हुई चीज़ सोने के सांप की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में जड़े हीरों से निकलती हुई चमक बेहद तेज थी। फजलू समझ ही ना सका कि ये रोशनी क्या है। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर उस मूर्ति को थाम लिया। मूर्ति को थामते ही फजलू को एहसास हुआ कि उसने जिस चीज़ को हाथ में पकड़ रखा है वो बहुत गर्म है। उसने घबराकर उस मूर्ति को वापस सड़क पर फेंक दिया। मूर्ति के गिरते ही एक तेज किस्म की आवाज़ फजलू के कानों से टकराई। वो आवाज़ सीटी से मुशाबा थी। फजलू ने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ उसने मूर्ति को फेंका था। वहाँ एक सुनहरा सांप बल खा रहा था, जिसकी जिल्द सोने की तरह चमक रही थी। फजलू की आखिरी चीख बेहद ही दर्दनाक थी। दूसरी सुबह फजलू की भी नीली लाश सड़क पर पाई गई और पुलिस फिर बेबस थी। पुलिस के आला हकाम प्रेस और मीडिया को जवाब दे देकर थक गए थे। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी सपेरों ने भी कोशिश कर ली थी मगर नाकामी ही हाथ आई थी। सरे शाम अब शहर में सन्नाटा नजर आने लगा। कुछ लोग इन वारदातों को कहर इलाही से ताबीर करने लगे थे और कुछ लोग इनको जादू टूने का असर करार दे रहे थे। गर्द जितने मुंह और उतनी बातें। डीएसपी अपने ऑफिस में परेशान बैठा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यकबीक एक ख्याल उसके जहन में बिजली के कूंदे की तरह लपका और वो आप ही आप चौंक उठा। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम उठाया और माउथ पीस में बोला, इंस्पेक्टर हमाद को फौरन भेजो। इतना कहकर उसने इंटरकॉम रख दिया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एसएचओ इसके सामने हाजिर था। हमाद यूं टिकटकी बांधे अपने ऑफिसर को देख रहा था, क्योंकि वो उसको बुलाकर जैसे भूल गया था और उसने देखा कि डीएसपी निहायत ही गहरी सोच में गुम है। उसको अपने गिरदोपेश का ही एहसास नहीं। आखिरकार हमाद ने उसको खंकार कर मुखातब किया, जिससे वो चौंक सा गया। डीएसपी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तशवीश भरे लहजे में बोला, हाँ तो वरगोश की क्या रिपोर्ट है? सर वो ताहाल घर पर नहीं है। कई बार पुलिस पार्टी जा चुकी है मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा, सच कह रहे हो? यस सर, आप हुक्म करें तो वारंट जारी कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि वह मुजरम नहीं है, बस लालच उस पर हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसने वो मूर्ति निकाल ली होगी। उसने जो कुछ मुझे बताया था वो मुझे प्रोफेसर दुरानी की मौत के बाद सच लग रहा है। सर मैं समझा नहीं। रुको मैं समझाता हूँ। प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट की मौत सांप के जहर से हुई, लेकिन सांप बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला और उसके बाद सांप की मूर्ति कमरे में ना होने का मकसद वो गायब होने की सलाहियत रखती है। और वरगोश के 4 साथी भी किसी सांप के कांटे से मरे हैं और मुझे लगता है सांप और मूर्ति में कोई गहरा ताल्लुक है। जी सर ये तो है। और जब से वरगोश लापता हुआ है इन अमवात में इजाफा हुआ। तुम यूं करो कि किसी आलम को ढूंढो और वरगोश को भी, और उसकी वापसी फौरी ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूं कि वरगोश और किसी आलम को ढूंढ सकूं। कोशिश से काम चोरी की बू आती है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट की ज़रूरत है। आवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक नया तजर्बा करना चाहता हूँ। तजर्बा? जी सर। वरगोश तूसिया के लिए बड़े सरकार के यहाँ से चला आया था। वो हरगिज़ ना आता, मगर मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के नज़दीक रहना ही सआदत समझते हैं। और यूं तो उसको अपने घर का भी ख्याल आया था, ना जाने अकबर किस हाल में होगा। पुलिस वाले उसको ज़रूर तंग कर रहे होंगे। और उसने एक तवील सांस ली और बिस्तर पर दराज हो गया। अब वो लेटा हुआ यही सोच रहा था कि उसे अपने आप को पुलिस के सामने हाजिर कर देना होगा, वरना हो सकता है कि पुलिस उसको मफरूर करार दे दे। अचानक कदमों की आहट हुई। वो उठ बैठा। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो अंदर दाखिल होने वाली तूसिया थी और उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। तुम? उसने हैरान होकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं ऐसी बात नहीं। अगर तुमको किसी ने यहाँ देख लिया तो न जाने क्या समझेंगे। भले से देख ले मेरी बला से, तूसिया ने लापरवाही से कहा। वरगोश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ यकटिक ही देखता रहा।
ऐसे क्या देख रहे हो? वो मुस्कुराई। सोच रहा हूँ कि तुम इतनी हसीन क्यों हो। इसकी बात सुनकर वो शर्मा गई और उसकी नज़रें आज़ झुक गईं। सारा हुस्न तो आपकी निगाहों में है, जिसने मुझ जैसी मामूली लड़की को ख़ास बना दिया, वरना मैं किस काबिल। ऐसा मत कहो, वरगोश ने तड़प कर कहा। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और इसकी बात सुनकर वो तड़प गई और फिर धीरे से बोली, ऐसा मत कहें, मरें आपके दुश्मन। इतना कहकर उसने वरगोश के हाथ पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही वरगोश ने अपने अंदर एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस किया था। उसको यूं लगा कि जैसे उसकी रगों में बहने वाले खून की रफ्तार कई गुना तेज हो गई हो। उसने धीरे से तूसिया के हाथ से अपना हाथ परे हटाते हुए कहा, बड़े सरकार कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए हैं और जल्द वापसी का इम्कान भी नहीं, वरना खाना आपको उनके साथ खाना पड़ता, और मैं भी मौका देकर आपकी वजह से आई हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी ही वजह से आया हूं, वरना शायद मैं कभी भी ना आता। मगर बाबा तुम पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? हाँ, हैरत तो है इस बात पर मुझे भी। मुझे वो लम्हा आज भी याद है जब नीलम के वलीमे में तुम्हें मेरे साथ देखकर उनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया था। वरगोश ने धीरे से कहा, हाँ हैरत तो मुझे भी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, वरगोश जल्दी से बोला। खाना मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना बाबा। खुद खाओ, तुम बच्चे नहीं हो। अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ओह, तो ये बड़ा दबदबा है तुम्हारा, वरगोश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, यहाँ के कवानीन ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई ये ऐशो इशरत इसलिए है कि बड़े सरकार का ताल्लुक किसी नवाब घराने से है? क्या मतलब वो चाहेंगे? क्या उनके बाप दादा ख़ानदानी अमीर हैं? कहाँ का ख़ानदान, कैसा ख़ानदान? मैंने आज तक होश संभालने से लेकर आज तक उनको अकेला ही देखा है। अब हैरान होने की बारी वरगोश की थी, क्योंकि बड़े सरकार ने अपने मतलब अपने ख़ानदान के मतलब काफ़ी कुछ बताया था। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? क्यों? मुझे अपने बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। वो झूठ बोलते हैं। उसके लहजे में नफ़रत दबी हुई थी, लेकिन इतना जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, इतने गहरे कि मैं आज तक उनको खुद नहीं जान सकी। तूसिया का लहजा नफ़रत भरा था। तूसिया के लहजे की नफ़रत महसूस करके वरगोश खुद भी हैरान हुआ था कि इस कदर नफ़रत क्यों, फिर ये ठाट बाट। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर मालूम है उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसी हैं। आए दिन उनके पास बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में लोग आते हैं। अच्छा, वरगोश हैरत से बोला। ये एक बिल्कुल नई बात सामने आई थी। अब तो उनकी शख्सियत और ज़्यादा पुरइसरार मालूम होने लगी। उसका वो मंज़र याद आने लगा था जब उन्होंने 3 फायर किए थे, लेकिन मजाल है कि जो निशाना चूका हो। दरमियान में कोई पुरइसरार बास भी था जिसने बॉक्स स्मगलर कराया हो, मगर कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े सरकार का भी स्मगलिंग से कोई ताल्लुक हो। बहरहाल बहुत सी उलझनें थी जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी था। तूसिया थोड़ी ही देर तक उसके पास रही और फिर चली गई। दूसरे दिन जब वह सोकर उठा तो मुराद की सूरत उसको दिखाई दी। हजूर, बड़े सरकार का नाश्ते पर याद कर रहे हैं। ओह कहाँ, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। फ्रेश होने के बाद वरगोश मुराद के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक मेज़ के गिर्द बहुत सी कुर्सियाँ मौजूद थीं। कमरे की डेकोरेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा दीदा ज़ेब थी। मेज़ पर नाश्ते के तमाम लवाजमात मौजूद थे। चाय, पराठे, आलू का सालन, हलवा पूड़ी, गर्द हर शय मौजूद थी। वरगोश ने मेज़ पर बैठते हुए बड़ी ही गौर से बड़े सरकार को देखा। लगता ही नहीं था कि ये इंसानी उम्र की 60 बहारें देख चुका है। किस कदर तवानाई थी उसके चेहरे पर। बाबा आओ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कल रात ज़रा देर से वापसी हुई थी, इसलिए रात का डिनर तुम्हारे साथ नहीं कर सका। अभी भी मुझे कहीं जाना है, इसलिए सोचा कि नाश्ता ही तुम्हारे साथ हो जाए और इस तरह मेज़बानी का फ़र्ज़ ही अदा हो जाएगा। मेज़बान? हाँ भाई, तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान का ख्याल रखना मेज़बान का फ़र्ज़ होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? फ़िलहाल तो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं, वो हंसे। तुम चाहो तो उस सांप की मूर्ति को हासिल करके करोड़पति बन सकते हो, बस वो एक दफ़ा हाथ लग जाए। उन्होंने हसरत से कहा।
बड़े सरकार के लहजे में बेपनाह तलब और हसरत महसूस करके वो चौंक गया। लगता था कि उस मूर्ति की ज़रूरत इससे ज़्यादा बड़े सरकार को है। बड़े सरकार की शख्सियत अब मज़ीद उसकी नज़र में मतनाज़ा हो गई थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ज़रूर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ ताज़ा अखबारात की ज़रूरत है। ज़रूर, मुराद को बता दो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो मूर्ति जल्द अज जल्द तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए ताकि तुम्हारी शादी तूसिया से हो सके। बरगोश ने कोई जवाब ना दिया। वो बस सरकार को जाते हुए देख रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर बड़े सरकार ने चौंक कर कहा, याद आया, शहर में किसी पुर इसरार सांप ने ऊधम मचा रखा है। बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं। पुर इसरार सांप? बरगोश चौंक उठा। इस तरह चौंकने पर बड़े सरकार ने उसको बगौर देखते हुए कहा, क्या तुम उस सांप को जानते हो? बिल्कुल, मेरी एक जगह ड्यूटी लगी थी साहले समुंदर पर, जहां मेरे साथी पुलिस अहलेकार उस मूजी का निशाना बने थे। बरगोश ने साहल के नाम पर बड़े सरकार को चौंकते हुए देखा था। वो सिर्फ एक पल के लिए, दूसरे ही पल बड़े सरकार के चेहरे पर पुरसकून हो गया था। बरगोश के दिलो दिमाग में बड़े सरकार के आगे रेड लाइन लग गई थी। अच्छा, अजीब बात है। हाँ, फिर कुछ लोग मेरे घर में घुस आए थे उसी मूर्ति के असूल के लिए जो मुझे उस रेड में हासिल हुई थी, मगर वो लोग भी मारे गए। अच्छा, बड़े सरकार ने अजीब से लहजे में कहा, जिसको महसूस करके बरगोश खुद भी चौंक उठा, मगर उसने महसूस ना होने दिया। बड़े सरकार के जाने के बाद भी वो काफ़ी देर बैठा ही रहा और उसके चेहरे पर सोचों का जाल तना रहा था। जब वो फ्लैट से बाहर निकला था तब से ही उस शाम की वारदातों में इजाफा हुआ था। वो अपने महकमे से रब्ता करना चाहता था मगर कर नहीं पा रहा था। उसको यकीन था कि पुलिस ने अब तक उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए होंगे। बरगोश ने डीएसपी को सच बताने की कोशिश की थी, मगर भला आज के जदीद दौर में जहां इंसान तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच चुका है, भला कौन यकीन करेगा? कोई सोने की मूर्ति जिंदा होकर इंसानों का कत्ल करती फिर रही है। अचानक एक ख्याल के पेश नज़र वो चौंक उठा था। उसको हमाद से मिलना होगा। हमाद वही था जो उसकी मदद कर सकता था। चुनाचा उसने हमाद से मिलने का फैसला कर लिया था। इंस्पेक्टर हमाद को सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि डोर बेल की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। गुस्सा तो उसको बहुत आया था। रात की ड्यूटी से आने के बाद वो नाश्ता करके सोने की कोशिश कर रहा था कि डोर बेल बजने लगी थी। पहले तो उसने यही सोचा कि बजने दो, बजाने वाला तंग आकर खुद ही चला जाएगा, लेकिन जब बेल बजती रही तो वो नाचार उठ खड़ा हुआ। वो 2 साल कबल पुलिस में भर्ती हुआ था। सारी फैमिली गांव में थी और खुद पुलिस क्वार्टर में अकेला ही रहता था। अब उसकी कोशिश थी कि किसी तरह गांव में ट्रांसफ़र हो जाए, ताहाल उसको कामयाबी नहीं हुई थी। कौन है भाई? आ रहा हूँ। यार हमाद मैं हूँ। बाहर से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो चौंका और उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने बरगोश खड़ा था और जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। बरगोश को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं और फिर वो आगे बढ़कर उससे बगलगीर हो गया। कहाँ था यार तू? बरगोश ने आहिस्ता से उसको खुद से अलग किया और फिर मुस्कुराकर बोला, तो सुना तेरी तबीयत कैसी है? तेरी ट्रांसफ़र का कुछ हुआ कि नहीं? मुझे छोड़, ये तू बता कि कहाँ था? आसमान खा गया था या ज़मीन निकल गई? मैंने कितनी जगहों पर तुझको तलाश किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए। बरगोश मुस्कुराया। मेरा भी यही ख्याल था कि तुम इसी वजह से अंडरग्राउंड हो गए हो, मगर तुमको सच मालूम नहीं। मतलब? उसने हैरत से पूछा। यार तुम अंदर तो आओ, क्या सारी दास्तान दरवाजे पर ही सुना दूं? हमाद ने कमरे की लाइट ऑन कर दी और फिर वो दोनों ही बिस्तर पर बैठ गए। हाँ, अब मामला क्या है, ज़रा खुलकर बयान कर, बरगोश ने मुस्कुराकर कहा। यार तुम एक बात बताओ, तुमने आखिर मूर्ति वहाँ से उठाई ही क्यों? हमाद ने बरगोश की बात नज़रअंदाज करते हुए अपनी ही बात पूछ ली। बस यार, मोहब्बत के लिए इंसान क्या नहीं करता। कभी दूध की नहरें खोदता है और कभी पागलों की तरह इधर उधर घूमता है। उसकी बात सुनकर हमाद हंस पड़ा। समझ गया जानू, उसके बाप ने तेरे अमीर होने की शर्त रख दी होगी और मूर्ति तुझको सबसे आसान टारगेट लगा होगा और तूने सोचा होगा कि कहाँ छोटे छोटे खांचे, एक ही बार हाथ मारो, वारे न्यारे हैं। बरगोश ने असबाब में सर हिला दिया। अब तो मिठाई खिला दो, क्योंकि डीएसपी साहब ने तुमको माफ़ कर दिया है। फिलहाल आप ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते, मगर अपने फ्लैट में ज़रूर आ सकते हो।
अरे ये कैसे हुआ? मैं तो खुद को एक इश्तिहारी मुजरम समझ रहा था। 2 ही दिन कबल आर्डर जारी हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही तुम बहाल हो जाओगे। क्या वाकई? हमाद ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। एक बात कहूँ, जब तुम बहाल हो जाओ एक बार ज़रूर उस रिश्वतखोरी वाली ज़िंदगी से तौबा कर लेना। वो बड़ा कारसाद है, माफ़ कर देगा। इस महकमे का माहौल ही कुछ ऐसा है, खर्चा पानी ना लो तो इंसान उसमें ढल नहीं सकता। मगर ये DSP बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस लानत को महकमा से ख़त्म कर देंगे। हमाद का लहजा संजीदा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हमाद, मैं भूल गया था कि एक दिन मौत का मज़ा सब ने चखना है। अगर ज़िंदगी ने वफा की और नौकरी पर बहाली हुई तो ईमानदारी से काम ज़रूर करूँगा। वरगोश के लहजे में एक अज़म था। यार, नाश्ता किया तुमने? हाँ यार, करके निकला था। कहाँ हो इतने दिन से? बस यार, कभी यहाँ कभी वहाँ। वरगोश ने बात बनाई। मैं खुद को खाना बदोश तस्वर कर रहा हूँ। अचानक वरगोश ने हमाद को चौंकते हुए देखा। यार, मैं एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बात पर DSP साहब को यकीन तब आया था जब उन्होंने प्रोफेसर दुर्रानी की लाश देखी। क्या? प्रोफेसर की लाश? ये कब हुआ? DSP ने मूर्ति पर रिसर्च के लिए प्रोफेसर दुरानी को बुलाया और मूर्ति उनको दी। जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो दुरानी और उसका असिस्टेंट मरे हुए पाए गए। हमाद का लहजा ड्रामाई हो गया। उसकी बात सुनकर वरगोश के चेहरे पर तशवीश नज़र आने लगी थी। इसका मतलब ये मूर्ति शहर में होने वाले तमाम अमवात की जिम्मेदार है और मेरे साथी पुलिस वालों की मौत की भी। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हमाद ने उसको बगौर देखते हुए कहा। सबूत तो कोई नहीं, बस ये मेरे दिल की आवाज़ है। कानून दिल पर नहीं चलता मेरी जान। अच्छा, एक बात तो बताओ, जब दुर्रानी की लाश मिली तो वहाँ वो मूर्ति थी या नहीं? नहीं यार, मूर्ति तो नहीं थी। अलबत्ता DSP साहब की सोच का जाविया ज़रूर बदल गया है। हमाद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? एक तो उन्होंने तुमको माफ़ कर दिया और दूसरा किसी आलम को बुलाने को कहा है। और इसकी बात पर वरगोश बेसाख्ता मुस्कुरा उठा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब पुलिस वालों का काम बाबा लोग करेंगे। जवाबन हमाद भी मुस्कुराने लगा था। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, यार एक बात समझ में नहीं आती कि मूर्ति आई कहाँ से थी और जिस बॉक्स में वो सामान था वो किसका था? जवाबन वरगोश ने लाइल्मी का इज़हार में शाने उचका दिए थे। मैं अभी चलता हूँ। इंशाअल्लाह कल DSP साहब से ज़रूर मिलूँगा। ज़रूर मिलना। वैसे भी कल एक आलम साहब DSP साहब से ज़रूर मिलेंगे। कौन है वो? पता नहीं, मैं नहीं जानता और उनके सेक्रेटरी को ज़रूर मालूम होगा। वही लाया है कहीं से पकड़ कर। रात हो चुकी थी। वरगोश ने सारा वक्त ही बड़े सरकार के डेरे पर अखबारात पढ़ते हुए गुजार दिया था। 1-2 बार तूसिया से भी मुलाकात हुई थी। जैसे ही बड़े सरकार आए और उन्होंने उसको अपने कमरे ख़ास में बुला लिया, वरगोश ने हमाद से की हुई मुलाकात का अहवाल गोश गुजार करना शुरू किया। वो बड़ी ही दिलचस्पी से उसकी रूदात सुन रहे थे। आखिरी मरहले पर तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हो गई, जैसे कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हों। वरगोश ने जानबूझकर दुर्रानी की मौत और उस अमल का तज़किरा हज़फ कर दिया था। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि तुम अपने अफीसर से मिलो। मैं कल वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल जाओ और कोशिश करो कि वो मूर्ति तुमको मिल जाए। मगर वो मूर्ति तो पुर इसरार खासियत की हामिल है। वरगोश ने मुस्कुराकर कहा। होगी, हमें क्या, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो उस मूर्ति को ख़रीद सकते हैं। ख़ासकर ऐसी मूर्तियाँ बैरून मुल्क बहुत महंगी बिक जाती हैं, डॉलर्स में। बड़े सरकार की आंखों में लालच की चमक बढ़ गई। ये सुनकर वरगोश खामोश ही रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी सारे नुमा आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही वरगोश ने बड़े सरकार को चौंकते हुए देखा। अब तुम जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ ताकि कल ताज़ा दम होकर अपने मिशन पर निकल सको। वरगोश वहाँ से बाहर निकल आया और उसको बड़े सरकार का यूं चौंकना कुछ अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों उसको ऐसा महसूस होने लगा कि बड़े सरकार ने उसको जानबूझकर वहाँ से भगाया है। बड़े सरकार जो नज़र आते हैं वो है नहीं और उनकी शख्सियत उसको और भी पुर इसरार नज़र आने लगी थी। एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर निकल आया। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि जैसे कोई झींगा टराया हो। वो सर से पैर तक स्याह रंग के चसीटर में मलबूस था। बड़े ही आराम और सुकून से आगे बढ़ रहा था। उसके अंदाज से किसी भी तरह की इज्जत ज़ाहिर नहीं हो रही थी।
پھر وہ آگے ہی بڑھتا گیا اور پھر ایک راہداری کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ راہداری نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ راہداری سے گزرنے کے بعد اب وہ ایک کھلی جگہ پر آ چکا تھا۔ کافی دور جا کر اب وہ ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا۔ اب وہ اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے 3 دفعہ تالی بجائی۔ فوراً ہی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ایک خلا نمودار ہو گیا اور اس خلا میں سوائے تاریکی کے کچھ اور نہ تھا، لیکن وہ بے دھڑک ہو کر اس تاریکی میں نیچے کود گیا۔ 2 سیڑھیاں تھیں اور جن پر وہ قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ 5ویں سیڑھی پر پہنچا، خود بخود ہی چاروں طرف روشنی کی بوچھار ہو گئی۔ اب سب کچھ صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور کرسی موجود تھی۔ دیوار پر ایک کمپیوٹر سکرین نصب تھی اور ساتھ میں ایک مائک بھی موجود تھا۔ میز پر ایک بورڈ نصب تھا اور جس میں بے شمار قسم کے رنگ برنگی بٹن نصب تھے۔ کمپیوٹر سکرین اب بھی آف تھا اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ جھینگر نما آواز پھر سنائی دی جو کہ اسی ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ فوراً ہی جیکی کی آواز سنائی دی۔ باس، میں جیک بول رہا ہوں، اوور۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اوور۔ آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ باس، آج وہ ورگوش انسپکٹر حماد سے ملا تھا۔ اچھا پھر؟ باس، معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حماد سے کیوں ملا تھا۔